देखिए, लास्ट क्लास में जब हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट इनिशिएट किए, तो इंडक्टिव इफेक्ट के केस में हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट में होता क्या है कि कोई भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल से कोई एक ऐसा एटम या फिर ग्रुप कनेक्ट हो जाए जो कि उसको या तो इलेक्ट्रॉन्स उसके सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू अपनी तरफ खींच ले या इलेक्ट्रॉन्स उसको सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू उसकी तरफ शिफ्ट कर दे। तो स्लाइड डिस्प्लेसमेंट इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट आ जाए और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या बन जाए बेटा, पोलर मॉलिक्यूल, तब इस इफेक्ट का नाम हम लोगों ने क्या नाम दिया था, इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करें, ध्यान से सुनना, इंडक्टिव इफेक्ट देखो, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जो स्टडी किया है, आपने स्टडी ये किया है कि भाई कोई भी अगर हमारे पास कोई एटम है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकालते, ये आप लोग पढ़ चुके हो। मतलब आपने सीखा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शब्द का मतलब होता है कि जब कोई दो एटम, एटम ए और एटम बी, ठीक है भाई, कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है बाय अ सिंगल बॉन्ड, और अगर ये बॉन्ड बना है तो इन्होंने बेटा किस तरीके से बॉन्ड बनाया होगा, बाय शेयरिंग ईच इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया होगा और इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद इनके पास बॉन्ड बना। तो आप ये कहते थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड का मतलब ये है कि ए का न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने को कोशिश कर रहा है और बी का न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। इस टेंडेंसी का नाम हम लोगों ने दे रखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने स्टडी की थी कि अलोंग पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, अलोंग ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। बात समझ में आ रही है? तो भाई आपने ये बात तो बेसिकली समझ ली कि भाई कोई भी हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, जैसे यहां पर मैंने कहा था कि भाई ये मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और जब इसी मॉलिक्यूल पर, ध्यान से सुनना, जब इस मॉलिक्यूल पर हम लोगों ने कोई एक ऐसा एटम कनेक्ट किया, जैसे सपोज मैंने यहां पर फ्लोरीन लेके आ गया, तो फ्लोरीन क्या करेगा बेटा, यहां से इलेक्ट्रॉन स्लाइटली अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेगा और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे बेटा, इस पर हमारे पास एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर हमारे पास मान लेते पार्शियली 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है भाई, इस तरह से, क्योंकि जैसे ही बेटा इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब इस स्टेट में क्या होगा कि भाई जो नेक्स्ट वाला हमारे पास कार्बन है, देखो मैंने बताया था कि भाई ये वाला जो कार्बन है, अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ ना कुछ पहले के कंपैरेटिवली चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पर चेंज हुए और परसेंटेज एस कैरेक्टर इसका चेंज होना स्टार्ट हो गया, जिस वजह से ये पड़ोस वाले के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब इस पर हमारे पास पार्शियली डबल डैश पॉजिटिव आ जाएगा और एंड सो ऑन, नेक्स्ट वाला कार्बन भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा और सारे कार्बन पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो नेट मॉलिक्यूल है, ये जो पूरा मॉलिक्यूल है, इसका पार्शियल नेगेटिव इन सारे पार्शियल पॉजिटिव के बराबर होगा, तभी तो ये न्यूट्रल है। बात समझ में आ रही है? तो भाई ये हमने सीखा था कि ये कॉन्सेप्ट था किसका बेटा, हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट का, जहां पर कोई एक ऐसा एटम या फिर ग्रुप आकर के किसी चेन से कनेक्ट हो रहा है, कार्बन की चेन से, और उस पर पार्शियली पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दे रहा है, मतलब किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलर स्टेट में लेकर के आ रहा है। और ये इफेक्ट क्योंकि इंड्यूस हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या था बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये पूरी कहानी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारा एक वर्ड, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर आप कह सकते हो कि कोई भी एटम या फिर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ किस तरीके से खींचेगा, और जब कोई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा या इलेक्ट्रॉन को देगा, तभी पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज स्टार्ट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास H और H, ये हमारे पास कैसा है बेटा, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि यहां पर H और H की जो हमारे पास कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन को खींचने की, वो दोनों तरफ से क्या है, इक्वल है। अरे बोलो भाई। जबकि अगर मैं यहां पर एक मॉलिक्यूल, मतलब यहां पर H और Cl कनेक्टेड कर दूं, तो बेटा H और Cl में हम जानते हैं Cl हैव मोर कैपेसिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इस वजह से क्या होगा कि इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव, इस पर पार्शियली नेगेटिव। अरे बात समझ में आ रही है? और इसी वजह से ये कौन सा मॉलिक्यूल बन रहा है, पोलर बन रहा है। अरे बात समझे? तो भाई हमारे पास किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी डेवलप होगी ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहां पर चर्चा करने वाली बात यह है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो आपने पीरियोडिक टेबल नाम के एक चैप्टर में सुना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें आप लोगों ने 2-3 पॉइंट तो सुने होंगे। जैसे आप लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिस्पेक्ट, आपने पढ़ा होगा
कि अलोंग पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ क्या होता है, बढ़ता है। अरे बोलो भाई, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अलोंग पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। ये आपने पढ़ रखा है। या मैं आपसे कहूं कि भाई अलोंग ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? डिक्रीज होता है अलोंग ग्रुप। जैसे मैं यहां पर हेलोजन फैमिली लूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है भाई, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। आपने ये पॉइंट पढ़ा होगा। अरे बोलो क्लास, ये तो पॉइंट्स हो गए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिस्पेक्टिव। पर सवाल ये उठता है क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां तक सीमित है? नहीं। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपने क्या सीखा? अलोंग पीरियड और अलोंग ग्रुप हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। पर अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास कोई कार्बन एटम है, ध्यान तो सुनना, कार्बन एटम है और कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है, sp, sp2 और sp3, और मैं आपसे पूछूं कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो आपने एक पॉइंट पढ़ा था जो आप अगर आप लोगों को याद हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। अरे बोलो भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इस बात को समझो। देखो परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे निकालते थे, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो बेटा इसको हम लोग निकालते थे कि यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर मुझे निकालना है तो एस ऑर्बिटल 1 है अपॉन में टोटल ऑर्बिटल 2 है मल्टीप्लाइड बाय 100। याद आया? जैसे इसमें एस कितने बेटा? 1, टोटल कितने? 2 और 1 3 मल्टीप्लाइड बाय, तो इसमें क्या होगा बोलो? 1 अपॉन इंटू, इसके बेसिस पर हम लोग निकालते थे परसेंटेज एस कैरेक्टर। और परसेंटेज एस कैरेक्टर इसमें कितना है? 50, इसमें कितना है हमारे पास? 33.3, और इसमें कितना है? 25%। और जिसमें ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उसमें उतना ही ज्यादा क्या होगा? तो हाईएस्ट परसेंटेज एस कैरेक्टर किसमें है? अरे बोलो बेटा, एसपी वाले में सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर है। यानी आप कहोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज्यादा किस कार्बन का होगा बेटा? sp, देन हमारे पास sp2, देन sp3। बात क्लियर? अरे बोलो, तो ये तो बात हो गई रिगार्डिंग एटम्स के, कि भाई एटम्स जो हैं इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर सकते हैं। पर मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा CH3 और H में, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, तो अब तो हमने मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सुना ही नहीं है। अरे बोलो भाई, हमें तो केवल इतना पता है कि अलोंग पीरियड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, अलोंग ग्रुप एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, या हमारे पास डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन के केस में हम बोलते थे द परसेंटेज एस कैरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अरे बोलो क्लास, यही सीखा था अपन ने। अब ध्यान से बात समझना कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, मतलब ग्रुप्स में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक कॉन्सेप्ट होता है, बट इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर हम लोग एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेसिक मतलब समझ ले रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक की जाती है। बात समझ में आ रही है? मतलब पूरे ग्रुप्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नहीं पढ़ा रहा, मैं बस आपको कुछ बेसिक मीनिंग बता रहा हूं कि ग्रुप्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेक की जाती है और कहां कहां पर कॉन्ट्रडिक्शन है रिगार्डिंग ग्रुप्स। ठीक है भाई, बात समझो। देखो जैसे पहला सवाल तो मैंने आपके सामने लिखा है कि भाई CH3 और H में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, तो यहां अगर हम बात करें तो बेटा H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों को 2.1 या 2.2 के आसपास पढ़ाई गई होगी। अरे बोलो भाई, और अगर हम बात करें बेटा CH3 मॉलिक्यूल की तो बेटा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.3 या 2.4 के आसपास। समझ आ रही बात? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? CH3। तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइटली होल्ड कौन कर सकता है? पर जब हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं तो पता ये पड़ा कि CH3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा भले ही होने से इलेक्ट्रॉन पहले छोड़ रहा है CH3। कौन पहले इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है? अब इसका कुछ रीजन है, ध्यान तो सुनो। हाइड्रोजन के पास कौन से ऑर्बिटल होते हैं? ओनली s। कार्बन और CH3 के पास s के साथ साथ कौन से आ जाएंगे? p ऑर्बिटल। अरे बोलो, कार्बन का आप एटॉमिक नंबर जानते हो 6, 1s2, 2s2, 2p2, यानी यहां पर कौन से और ऑर्बिटल आ जाएंगे? p ऑर्बिटल। और जो s ऑर्बिटल होते हैं बेटा इनका नेचर कैसा होता है? हार्ड, जबकि p ऑर्बिटल कैसे होते हैं बेटा? सॉफ्ट नेचर के। अरे आप लोगों ने sp ऑर्बिटल्स के बारे में स्टडी किया होगा, तो यहां हार्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन खींचने के कंपैरेटिवली सॉफ्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन खींचना इजी है।
समझ आ रही बात? अरे बोलो, अगर मुझसे ये कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई CH3 और H में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, तो मेरा आंसर क्या होगा? CH3 हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पर मुझसे ये सवाल पूछ ले कि भाई CH3 और H में इलेक्ट्रॉन पहले कौन रिलीज करेगा, तो मेरा आंसर क्या होगा? CH3। क्यों? क्योंकि CH3 से इलेक्ट्रॉन खींचना इजी है एज कंपेयर टू। बात समझ में आई? अरे बोलो। अब देखो एक और बात समझो, देखो जैसे भाई समझो यहां पर जैसे पॉइंट नंबर 2 देखिए, OH और OR, दिस इज एल्कोहल एंड ईथर। एक एल्कोहल है और एक क्या है बेटा? ईथर। भाई R शब्द का मतलब होता है CnH2n+1, और यहां पर आप क्या कर सकते हो, आप n = 1 रखोगे CH3 बनेगा, आप n = 2 रखोगे C2H5 बनेगा, एंड सो ऑन, बहुत सारे मॉलिक्यूल बना सकते हो। ठीक है भाई क्लास? तो यहां पर हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल हैं। इस OH के फोटो को हम लोगों ने क्या नाम दे रखा है? एल्कोहल। और जो OR होता है इसका नाम क्या है बेटा? ईथर। बात क्लियर बेटा? समझे? अब एल्कोहल और ईथर में सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो भाई आपसे ये पूछेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो है बेटा किसका हमारे पास? ज्यादा है हमारे पास OH का एज कंपेयर टू व्हाट? ईथर। अब फिर से क्वेश्चन दूसरा वही रेज हो गया कि OH और OR में से इलेक्ट्रॉन पहले कौन खींचेगा? ऑक्सीजन अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। अरे हम जानते हैं कि फ्लोरीन का वैल्यू क्या होता है? हाईएस्ट। फ्लोरीन का वैल्यू क्या होता है? हाईएस्ट। और उससे जस्ट पीछे 3.5 पे ऑक्सीजन और क्लोरीन है। अरे बोलो, इसका भी 3.5 वैल्यू और इसका भी कितना था? 3.5। अरे ऐसा कुछ पढ़ा है ना आपने? तो यहां मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींचने में तो विश्वास रखते हैं, पर मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूं कि इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन पहले कौन खींचेगा? तो आपको ये लग रहा होगा कि भाई इन दोनों में से एल्कोहल जल्दी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? OH की ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शब्द का मतलब क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। तो सवाल ये पूछ रहा है कि इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन पहले कौन खींचेगा, तो क्या लग रहा है आंसर? OH। बट इन रियलिटी अगर हम बात करें इसमें टेंडेंसी की, तो टेंडेंसी हम लोगों ने ये पाई कि जो ईथर है वो इलेक्ट्रॉन को पहले खींच रहा है एज कंपेयर टू एल्कोहल। अब ऐसा क्यों हुआ? बात समझो। देखो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है रिगार्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसके बेसिस पर हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के ग्रुप्स को डिफाइन करने वाले हैं कि एक ग्रुप दूसरा बनेगा, एक ग्रुप दूसरा बनेगा जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा। समझना पूरी बात। यहां पर OR और OH में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? OH की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बट इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी किसकी ज्यादा है? OR की। रीजन बताता हूं। देखो अगर हम बात करें OH को, क्या OH जो है ये OH, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? sp3। कितना हाइब्रिडाइजेशन है? अच्छा इस वाले ऑक्सीजन की बात करें और इससे मैंने कौन सा ग्रुप जोड़ रखा है? R ग्रुप। इसमें भी क्या है बेटा हमारे पास? sp3। बात क्लियर? अरे बोलो। अब sp3 में बॉन्ड एंगल सब बच्चे जानते हैं 109 डिग्री के आसपास होगा, जबकि यहां जैसे अगर दो लोन पेयर का भी आप कर दोगे तो 105 हो जाएगा, माइनस हो जाता ना, याद है ना? देखो जो आपने पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग में पॉइंट्स पढ़े हैं वो कुछ कुछ यहाँ अप्लाई होने वाले हैं, तो एक बार आप लोग रिकॉल ले लेना। पीरियोडिक टेबल में एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग में आपको सिग्मा पाई बॉन्ड्स के बारे में पता होना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता। ठीक है भाई? तो आप लोगों को ये क्लास समझने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बीच बीच में ऐसे टर्म आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तो आपके दिमाग में पिक्चर सेट होना चाहिए सिग्मा बॉन्ड क्या होता, पाई बॉन्ड क्या होता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे एक बात बताओ, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या निकला बेटा? sp3। और इसमें भी कितना निकला? sp3। क्या इनका बॉन्ड एंगल भी आसपास ही होगा? अब समझो, देखो मैं आपसे क्या कह रहा कि यहां पर मैंने कोई ग्रुप लगाया, ठीक है भाई, और ये वाला एक ग्रुप, इस ग्रुप का साइज कुछ भी हो, क्या ये एटम बहुत छोटा है? अरे बोलो भाई। अगर मैं यहां पर एक ग्रुप लगा दूं तो बेटा ये वाला जो हमारे ग्रुप है, क्या ये एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे? अरे बोलो भाई। क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल का साइज और इस मॉलिक्यूल का साइज कंपैरेटिवली क्या है? बड़ा है। यहां हाइड्रोजन एटम तो स्मॉलेस्ट है ना, 1 एटॉमिक नंबर के साथ बहुत छोटा एटम। तो ये कोशिश कर रहा है कि भाई इसका कोई रिपल्शन, और इन दोनों के बीच में क्या स्टार्ट हो गया?
और अगर इन दोनों के बीच में रिपल्शन स्टार्ट होगा तो बेटा यहां पर इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल वो बढ़ जाएगा। अरे बोलो, अब समझो, जब आप लोगों से मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अरे बोलो भाई, और आपने कहा था कि एसपी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है किससे बेटा, और इसका बेटा किससे ज्यादा होता है, sp3। ये अभी अपन ने देखा था। क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि भाई इसमें बॉन्ड एंगल sp वाले में जनरली कितना पाया जाता है, 180। वेरी गुड। sp2 में 120 और sp3 में 109 डिग्री 20। तो अब आप ये सोचो कि जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल, यानी हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। अरे बोलो भाई, या हम उल्टा भी कह सकते हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। क्लियर है ये? अगर बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर, और अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा, तो यहां पर बॉन्ड एंगल बढ़ने की वजह से क्या बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, क्योंकि इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा। अरे समझे? इसलिए हमारे पास किसी किसी किताब के अंदर ये मिस्टेक प्रिंट हो जाती है OH और OR को लेके। क्या कि भाई हम लोगों के किसी किसी बुक को अगर आप स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि OH और OR में जो ऑर्डर लिखा हुआ है वो लिखा है OH आगे OR पीछे। इन रियलिटी कौन आगे है? क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल कहां तक दिमाग लगाया, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। रियलिटी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो रही है, मॉडिफाई हो जा रही है, कि जब उससे कोई ग्रुप लग रहा है वहां पर क्या बढ़ जा रहा, रिपल्शन। और रिपल्शन बढ़ने से क्या बढ़ रहा है, बॉन्ड एंगल बढ़ने से क्या बढ़ रहा है, परसेंटेज। और अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा। क्या आपको बात समझ आई? अरे बोलो क्लास। आप देखो समझो, ये था एल्कोहल और ईथर को लेके कॉन्ट्रडिक्शन, पर क्या ये इस पर एप्लीकेबल है? देखो बेटा, यहां पर एक SH और SR, तो अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, तो आपका तुरंत आंसर होगा SR। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि OR है, तो आपने तुरंत यही वाला दिमाग लगा दोगे कि भाई SR जो है वो ज्यादा टेंडेंसी रखेगा। वही आप कॉन्सेप्ट लगाओगे कि यहां पर से रिपल्शन बढ़ेगा और बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। बट समझो, देखो इससे जस्ट पीछे वाला ध्यान से देखना, ये जितने भी फैक्ट्स हैं जहां जहां पर भी बेटा डिस्कशन किया जा सकता है वो सारे पॉइंट्स अपन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जहां पर किताब के अंदर आपको गलती मिल सकती है वो सारी मिस्टेक्स को एक ही जगह पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने इससे जस्ट पहले एक डिस्कस किया कि यहां पर CH3 और H में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पॉइंट, या हम लोगों ने डिस्कस किया OH और OR वाला पॉइंट, या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं SH और SR वाला। अब हमें लग रहा है कि भैया SR का हमारे पास टेंडेंसी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू SH, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, ऐसा क्या हो रहा, देखो समझो, SH और SR में बेटा, SH और SR में अगर हम लोग देखें तो यहां पर इससे जस्ट पहले वाले में ये हमारे पास ऑक्सीजन एटम था। ठीक है भाई, वहां पे कौन सा एटम आया, सल्फर एटम आया। समझना, क्या हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है? अरे बोलो भाई, और हमारे पास जो सल्फर है वो किस पीरियड का है बेटा, थर्ड पीरियड का। क्या हमारे पास अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एटॉमिक साइज का ऑर्डर क्या होगा, तो आप बोलोगे सल्फर इज फार ग्रेटर देन ऑक्सीजन। अरे बोलो, और अगर इसका साइज बड़ा है तो बेटा यहां पर जो ग्रुप लगेगा और यहां पर जो ग्रुप लगेगा इस तक रिपल्शन होने वाला। क्यों? क्योंकि अब सल्फर का साइज ही बहुत बड़ा हो चुका है। पहले ऑक्सीजन छोटा था तो उससे जुड़ने वाले ग्रुप्स क्या थे, पास पास। अब सल्फर बड़े साइज का है तो उससे जुड़ने वाले ग्रुप ऑलरेडी इतने डिस्टेंस पे हैं कि किसी तरह का फोर्स ऑफ रिपल्शन फील, इसी वजह से यहां पर ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल। यानी हमारे पास जो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन खींचने की, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी जो होगी हमारे पास बेटा, वो किसकी ज्यादा होगी, SH की। किससे बेटा, SR से। जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी हम लोगों ने देखा तो OR का ज्यादा है, किससे बेटा, OH से। समझ पाए? अरे बोलो क्लास, कि ये हमारे पास OR का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी ज्यादा है, किससे बेटा, OH से। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो एक बात समझ लो, ये जो मैंने अभी अभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया, कौन सा वाला, जहां पर आप लोग क्या चेंज कर रहे थे, बॉन्ड एंगल, ये आप लोगों के लिए ट्रिक है। समझना, ये ट्रिक केवल वहीं लगेगी
जहां पर हमारे पास सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होना चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है भाई, पहला पॉइंट क्या है बेटा, और साथ में इसका हाइब्रिडाइजेशन मस्ट बी sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन, और यहां पर जुड़ने वाला कोई ग्रुप होना चाहिए बल्कि, क्या होना चाहिए बेटा, अगर बेटा मैं बल्कि ग्रुप्स की बात करूं तो बेटा बल्कि ग्रुप्स में आप लोग याद कर लो कि भाई हाइड्रोजन बल्कि, फ्लोरीन बल्कि, सेकेंड पीरियड का कोई एलिमेंट बल्कि नहीं है, जबकि कोई थर्ड पीरियड का एलिमेंट है जैसे सल्फर है, क्लोरीन है, या हमारे पास कोई पूरा एक मॉलिक्यूल है, ये बल्कि ग्रुप्स है, समझ गए। तो अगर ये प्रेजेंट होंगे तभी हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है कि जहां बॉन्ड एंगल चेंज होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर चेंज होता है, वहां वहां ये एप्लीकेबल है, समझ गए बात। अरे बोलो, जैसे मैं आपसे कहूं, देखो देखो ये इसी में एक एग्जांपल अपन बना सकते हैं भाई, ये एग्जांपल है अपने पास, एक एल्डिहाइड और एक क्या है बेटा हमारे पास कीटोन, ठीक है भाई, ये कीटोन, तो इसमें हमारे पास किसका वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। अब हमें लग रहा होगा कि आर ग्रुप है, पर आप बताओ इसका हाइब्रिडेशन कितना है, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, मैंने हाइब्रिडेशन क्या मेंशन किया हुआ है, यानी इस पे वो एप्लीकेबल होने वाला, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी बॉन्ड एंगल कितना है 120, यहां कितना है 109, ये तो पास में रखा है, इसने ऑलरेडी दूर कर रखा है, मतलब कोई रिपल्शन होने वाला, समझे। अरे बोलो, यानी यहां पर हमारे पास जो ऑर्डर होगा वो कौन सा होगा, ये वाला, क्लियर, समझ गए। चलो सुनो देखो, तो हम लोग ये समझे कि भाई ये जो रूल है बॉन्ड एंगल वाला कि बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा, वो तभी एप्लीकेबल है जब हमारे पास एटम मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड और सेकेंड पीरियड का एलिमेंट लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह का, ठीक है। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाए या हमारे पास एलिमेंट का पीरियड चेंज हो जाए, थर्ड पीरियड का हो, फोर्थ पीरियड का हो, तब ये हमारे पास बॉन्ड एंगल वाला कोई कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, ना ही परसेंटेज एस कैरेक्टर में कोई चेंज आएगा, जैसे यहां पर हम लोगों ने देखा, या हम लोगों ने एस एच एस आर में देखा, या इवन मैं अगर आपसे ये पूछूं क्या इस पर ये पॉइंट एप्लीकेबल है, जैसे अपने पास देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हम जानते हैं कि sp3 स्टेट में हो सकता है, और अगर मैं उससे सारे H मॉलिक्यूल जोड़ दूं, H मॉलिक्यूल, हाँ भाई H मॉलिक्यूल, इस तरह से ये हमारे पास sp3 स्टेट में है अभी, और यहां पर मैंने कोई ग्रुप जोड़ दिया, और यहां पर इसी तरीके से बेटा मैंने यहां पर आर ग्रुप जोड़ दिया, आर। तो अब आप मुझे ये बताओ क्या यहां पर ये पॉइंट एप्लीकेबल है, सोचो। तो पॉइंट क्या था कि भाई जो सेंटर वाला एटम है मस्ट बी सेकेंड पीरियड एलिमेंट, नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का है। दूसरी बात, इसका हाइब्रिडाइजेशन मस्ट बी sp3, क्या इसमें ये एप्लीकेबल हो रहा है, क्या ये इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, कितने बॉन्ड है 4 सिग्मा, यहां पे कितने बेटा, यानी इसका ज्यादा इफेक्ट होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा दिखाएगा एज कंपेयर टू NH3, बात समझे। अरे बोलो क्लास, क्या ये आपको बात समझ में आ गई कि हमारे पास मॉडिफाई कब होने वाला है, क्लियर है। एक लास्ट पॉइंट और मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिगार्डिंग लिखा रहा हूं, ये और आप लोग ध्यान रख लेना कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की चर्चा हो रही है सेम एटम के लिए या फिर डिफरेंट एटम के लिए भी, तब बेटा एक कॉन्सेप्ट चलता है हमारे पास कि भाई किसी एटम, जो एटम हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, कोई एटम हमारे पास न्यूट्रल स्टेट में है, ठीक है भाई, तो कोई एटम अगर न्यूट्रल स्टेट में है तब बेटा इसका हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा अगर इस पर कोई पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए, या बेटा हमारे पास इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी। इसी तरीके से एक और हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पॉइंट होता है कि हमारे पास कोई एटम ए है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा होगी, पार्शियल नेगेटिव वाले से या नेगेटिव वाले से। जैसे फॉर एग्जांपल भाई मैं आपसे पूछूं कि बेटा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन प्लस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, तो N प्लस की, जबकि नाइट्रोजन और N माइनस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है बेटा, नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि प्लस का मतलब है वहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, न्यूक्लियस एक्टिवेट हो रहा है,
अगर किसी से इलेक्ट्रॉन छीनोगे तो सेंटर वाला जो पॉजिटिव बैठा हुआ है उसको तो क्या फील होगा कि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो वो खींचने की टेंडेंसी बढ़ाएगा। और अगर किसी को इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर दोगे तो ऑलरेडी बेटा पॉजिटिव उसका पेट भरा हुआ है, आप नेगेटिव चार्ज दे रहे हो यानी इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तब उसको इलेक्ट्रॉन की कोई तलाश नहीं रह जाएगी। बात समझे? अरे बोलो। इसी वजह से अगर किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो या किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज हो तो उस स्टेट में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो जाती है। जितना पॉजिटिव चार्ज बड़ा होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या जितना नेगेटिव चार्ज बड़ा होगा उतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझे? अरे बोलो। अब इतनी सारी बातें बच्चे याद नहीं रख पाते, इसलिए अपन देखो क्या करते हैं, हम लोग समझते हैं सीधे सीधे अपना कॉन्सेप्ट, दैट इज ट्रिक, कि भाई हमें क्या अप्लाई करना है, हमें थोड़ी ना इतनी बातें याद रखना है। कंसेप्चुअल बातें हमें पता होना चाहिए, बट हमें साथ साथ में हमारे क्वेश्चंस के लिए ट्रिक भी पता होना चाहिए। देखिए अगर हम बात करें यहां पर तो इंडक्टिव इफेक्ट्स के हम लोग दो तरह के ग्रुप्स को स्टडी करते हैं। भाई इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या था? बोलो भाई। किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हाँ भाई पोलैरिटी डेवलप हो जाए ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इंडक्टिव इफेक्ट में हम ये बात कह सकते हैं कि ये हमारे पास दो तरीके से स्टडी किया जा सकता है। एक हमारे पास हो सकता है जिसमें बेटा हमारे पास कौन सा ग्रुप हो, प्लस आई, और एक कौन सा हो सकता है, माइनस आई। मतलब हमारे पास दो तरह के ये ग्रुप हो सकते हैं, दैट इज माइनस आई ग्रुप, जिनका काम होगा इलेक्ट्रॉन्स को खींचना, ठीक है भाई, और प्लस आई का काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को देना। ठीक है भाई, हमारे पास कितने तरह के ग्रुप्स हो गए, प्लस आई और माइनस आई। ध्यान से सुनना बेटा, प्लस आई और माइनस आई। तो भाई माइनस आई ग्रुप्स के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस आई ग्रुप्स के लिए हम लोग बोलते हैं कि माइनस आई ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे थ्रू द सिग्मा बॉन्ड, थ्रू द सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू। ठीक है भाई, थ्रू सिग्मा बॉन्ड। दूसरी बात, इसी तरह से अगर हम बेटा प्लस आई की बात करें तो प्लस आई का कॉन्सेप्ट क्या होगा बोलो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की जगह ये कैसे नेचर के होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। भाई ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बात समझ में आ रही है? ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और बेटा वो हमारे पास कैसे ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। समझ गए ना आप लोग? अरे बोलो भाई। अब आप एक बात सोचो, आपने इंटरमीडिएट सुने, किसी का नाम कार्बोकैटायन था, किसी का नाम कार्बेनाइन था, किसी का नाम फ्री रेडिकल था। समझ आ रही बात? आप ये सोचो कि हमारे पास दो तरह के ग्रुप हैं, एक का काम है इलेक्ट्रॉन खींचना और एक का काम है इलेक्ट्रॉन, अरे यही है ना? अरे बोलो। आप ये सोचो कि कोई कार्बन एटम था न्यूट्रल स्टेट में, और कोई एटम ने उसके साथ बॉन्ड बनाया और धोखा करके भाग गया, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव भाई। कौन सा चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि कार्बन से इलेक्ट्रॉन कोई लेके भाग गया, तो उस पर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, बन गया कैटायन। क्या बन गया? और उसका अपन ने नाम दे दिया कार्बोकैटायन। बात क्लियर? अब आप ये सोचो कि अपने पास दो तरह की टीम है, दैट इज माइनस आई, जिनका काम इलेक्ट्रॉन को खींचना, और इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को। तो आप बताओ कार्बोकैटायन को कैसे ग्रुप्स की नीड है? अरे सोचो, मतलब उसके कोई इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, उसको कैसा कर दिया, अनस्टेबल। जैसे मान लो एक पर्सन रास्ते में जा रहा था, उसका फोन किसी ने छीन लिया, अब वो आगे बढ़ा तो दो तरह के लोग थे जो उसका फोन वापस दिला सकते थे, मतलब पुलिस थी, और दो और गुंडे खड़े थे जो उसका सामान जो कुछ बचा है वो भी लेके भाग जाए। तो उसे कैसे ग्रुप्स की नीड है, जो उसको सामान वापस। तो कार्बोकैटायन जब बना तो उसके कैसे ग्रुप्स की नीड है, प्लस आई ग्रुप्स की। कौन से ग्रुप्स की? जबकि माइनस आई ग्रुप उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे। अरे बात समझ रहे हो? अभी लिखा है नहीं, बस ओरली एक्सप्लेन किया कि कार्बोकैटायन के साथ प्लस आई और माइनस आई किस तरीके से रिएक्ट करने वाले हैं। अरे बात समझे क्या? देखो हमारे पास दो तरह के ग्रुप हैं, एक कौन सा बेटा, माइनस आई। ध्यान से सुन लो बेटा, माइनस आई ग्रुप्स समझ लो, माइनस आई ग्रुप्स कौन से होते हैं। माइनस आई ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो बेटा मैंने आप लोगों को ये ड्यूरिंग द क्लासेस याद कराने की कोशिश की थी। क्या थे वो? ना फरहान, वेरी गुड, ना ऋतिक, उसके बाद ना हीरालाल, वेरी गुड, हाँ भाई, उसके बाद ना ओमपुरी, ना ओमपुरी के बाद बेटा साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, वेरी गुड, हाँ एस्टर और
दारू तो याद है बच्चों को। यहां पर ये रहा एस्टर और ये रहा हमारे पास दारू। एस्टर और दारू, एस्टर और दारू। इसके बाद क्या था? एल्काइन, ये रहा अमाइन ग्रुप और ये रहा बेंज और लास्ट में हमारे पास क्या आता है? इन, यानी डबल बॉन्ड CH2। तो अगर इस तरह के ग्रुप्स कहीं पर भी दिखाई दे गए तो समझ जाना इनका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को खींचना। ये सारे के सारे ग्रुप्स क्या करने वाले हैं? कार्बोकैटायन को अनस्टेबल, कार्बोकैटायन को कौन कौन सा बेटा? इसकी ट्रिक अपन ने क्या बना रखी थी? ना फरहान, हाँ भाई, ना ऋतिक, ना हीरालाल, हाँ भाई, ना ओमपुरी, ना ओमपुरी। उसके बाद साइनाइड, फिर उसके बाद एसिड, फादर कलेक्टर, हाँ भाई, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, एस्टर और दारू, एस्टर और दारू। ठीक है भाई। एल्काइन, अमाइन और इसका बेंजीन का अपन केवल बेंज लेते हैं और इसको बोलते हैं इन, तो ये बन जाता है बेंज इन। ठीक है भाई, ये है ट्रिक। ठीक है भाई, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी। साइनाइड, एसिड, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, एस्टर और दारू, एल्काइन, अमाइन, बेंजीन। बच्चों सुनना, देखो मैं यहां पर देखो अंडरलाइन कर रहा हूं कुछ चीजें जो किताब के अंदर आप लोगों को गलत मिल सकती है। एक तो ये, एक यहाँ पर भी बेटा कुछ बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, वो हमसे बोलते हैं कि बेटा अमाइन पहले आना चाहिए, ये बाद में आना चाहिए, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। इसका भी मैं आप लोगों को अगर पॉइंट बता दूं, देखो देखो ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ना, ये मैंने जो पॉइंट लिखा है इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले कहीं पर भी, समझ गए ना। और अगर आपसे कोई बहुत ज्यादा बहस करे तो आप बोल देना जेरी मार्च एक राइटर है, उनका डेटा है ये, समझे क्या ना, उनसे बहस करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, समझ गए ना। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दे रहा बेटा, एक छोटा सा एक पॉइंट है, केवल आप लोगों के लिए बनाया हुआ पॉइंट है, ऐसा कुछ होता नहीं है। दैट इज वन जंप रूल। ये एग्जिस्ट नहीं करता है वन जंप रूल, केवल आप लोगों के लिए बनाया गया है आपको समझाने के लिए। वन जंप रूल क्या कहता है? देखो जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास सेकेंड पीरियड में कुछ एलिमेंट होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है भाई। अब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में जैसे ये अपने पास कार्बन है, ठीक है भाई, तो कार्बन हमारे पास sp3 स्टेट में होता है, या कार्बन किस में होता है बेटा? sp2, या कार्बन किस में होता है? sp। समझ गए। अगर हम बात करें बेटा नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन हमारे पास किस किस स्टेट में हो सकता है? sp3 में भी हो सकता है, नाइट्रोजन को आप sp2 स्टेट में ले जा सकते हो, या नाइट्रोजन को sp। या इसी तरीके से अगर हम बात करें बेटा ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन किस किस स्टेट में हो सकता है? ऑक्सीजन हमारे पास हो सकता है बेटा sp, sp3, या ऑक्सीजन हो सकता है बेटा हमारे पास sp2। ठीक है भाई, एक सेकेंड, अब ठीक है। हाँ भाई, ये ऑक्सीजन sp2 या ऑक्सीजन किस स्टेट में हो सकता है? sp में। इसी तरीके से अगर बेटा हम बात करें फ्लोरीन की, ठीक है भाई, तो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन sp3 स्टेट में हो सकता है, या फ्लोरीन किस में हो सकता है बेटा? sp, या फ्लोरीन किस में हो सकता है हमारे पास? sp में। क्लियर है बात। देखो वन जंप रूल क्या कहता है? वन जंप रूल मतलब केवल मनगढ़ंत कहानी है, क्या समझाने के लिए कि भैया जो sp वाला होता है एटम सेकेंड पीरियड में, वो अपने से जस्ट नेक्स्ट वाले से के sp3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कार्बन sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन sp3 से ज्यादा है। वैल्यू चेक कर लेना आप लोग एक बार। कार्बन sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है? नाइट्रोजन। इसी तरीके से नाइट्रोजन sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है? ऑक्सीजन sp की किससे ज्यादा है? अरे बात समझ में आ रही है। मैं अगर आपसे कहूं कि भैया सेकंड पीरियड में आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बना लो, तो सबसे नीचे कौन है? कार्बन sp3। उससे ज्यादा कौन है? कार्बन। फिर उसके बाद नाइट्रोजन sp3, और इससे आगे कौन है? कार्बन। समझ गए ना। फिर इसके बाद कौन आएगा? नाइट्रोजन sp2। फिर उसके बाद कौन आएगा? ऑक्सीजन
फिर उसके बाद नाइट्रोजन कौन आएगा? अब आप समझ गए होगे वन जंप रूल क्या है। अरे बोलो। इसी वजह से ये कार्बन किस स्टेट में है? sp, और ये नाइट्रोजन किस स्टेट में? sp। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? कार्बन की। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी एल्काइन की ज्यादा है। किससे? बात क्लियर है क्या? अरे बोलो। तो अपने पास एक माइनस आई ग्रुप है, लास्ट हमारे पास कौन सा ग्रुप? प्लस आई। तो प्लस आई के लिए तो बेटा मैंने छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रखा था, प्लस आई ग्रुप्स। हाँ जी, प्लस आई ग्रुप्स। तो प्लस आई ग्रुप्स क्या होते हैं बेटा हमारे पास? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसके लिए हमारे पास बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक थी, नो कार्बोक्सिलेट। हाँ भाई, नो कार्बोक्सिलेट, वेरी गुड। उसके बाद 3 डिग्री वाला कार्बन जो भी होगा यहां पर, ये 3 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री वाला, ठीक है, और फिर लास्ट में 1 डिग्री वाला, ठीक है, और लास्ट में हमारे पास कौन बेटा? CT3 और CD3, ठीक है भाई। इवन मैं अगर आपसे कहूं कि HDT, चलो इसको अपन कल ही डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल इसको बना लेते हैं। इसका नाम क्या था? नो, इसका नाम क्या था बेटे? कार्बोक्सिलेट, नो कार्बोक्सिलेट। इसके लिए क्या बोल रहे थे? 3, 2, 1, और इसको बोल रहे थे CT3, CT3 और CD3 डायरेक्टली। समझ गए ना? अरे बोलो। तो वी हैव 2 काइंड ऑफ ग्रुप, दैट इज प्लस आई और माइनस आई। का काम है इलेक्ट्रॉन्स को खींचना, प्लस आई का काम है इलेक्ट्रॉन्स को। और माइनस आई में हमारे पास कौन कौन से? ना फरहान, ना रतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी, साइनाइड, एसिड, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर, एस्टर और दारू, एल्काइन, अमाइन, बेंजीन। और प्लस आई में कौन कौन से हैं? नो कार्बोक्सिलेट, 3, 2, 1, CT3, CD3। बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो इसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। प्लस आई और माइनस आई के क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, इसके लिए कौन सा एक रूल होता है, DBN और DNP रूल, और प्लस आई माइनस आई से जितने भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एनायन किस तरह से देखते हैं उसको अपन समझेंगे। ठीक है भाई, तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में।